This is the first time I'm revealing it. Just to demean me, he used to insult me on mic in front of all the unit. I still face it. I mean, in spite of being a part of the industry for so long, a particular maker doesn't want to go ahead with it because I come from a television background. 2003 में आया शो कहीं तो होगा। ये शो उस समय आया था जब सोशल मीडिया नाम की कोई चीज नहीं थी, ना इंस्टाग्राम था ना यूट्यूब, एंड टेलीविजन पे उस वक्त कई अननोन फेसेस आए जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से इंडियन ऑडियंस में एक ऐसी पहचान बनाई कि आज 10-15 इयर्स बाद भी ऑडियंस उन एक्टर्स के शो को टीवी स्क्रीन पे मिस करते हैं। बट क्यों इतने सक्सेसफुल शोज के बावजूद टेलीविजन की वही एक्ट्रेसेस आज टेलीविजन स्क्रीन से गायब हैं? 2016 में लाइफ ओके चैनल पे एक शो आता है, बहू हमारी रजनीकांत। इस शो से रिद्धिमा पंडित अपना टेलीविजन डेब्यू करती हैं एंड अपने फर्स्ट सीरियल से ही इन्हें अपनी परफॉर्मेंस के लिए कई अवार्ड्स मिले और इन्हें टेलीविजन में काफी पॉपुलैरिटी भी मिल गई। इतनी पॉपुलैरिटी कि इस शो को ऑफर हुए ऑलमोस्ट 8-9 इयर्स हो गए और अभी भी लोग इन्हें इसी शो के कैरेक्टर नेम रजनीकांत से जानते हैं। बट ये सक्सेस रिद्धिमा को इतनी आसानी से नहीं मिली क्योंकि इंडस्ट्री में रिद्धिमा 18 इयर्स से हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत हिंदी थिएटर से ही की थी। उसके बाद ये सेलिब्रिटी मैनेजर के तौर पे बॉलीवुड के कई एक्टर्स के साथ काम करती हैं। उसके बाद इन्होंने एड्स के ऑडिशन देने शुरू किए और काफी रिजेक्शंस के बाद इन्हें अपना फर्स्ट एड डव सोप का मिला एंड इस तरह रिद्धिमा ने मोर देन 100 एड्स में काम किया एंड 2016 में रिद्धिमा को अपना फर्स्ट टीवी शो रजनीकांत मिला। इस शो में रिद्धिमा पंडित ने रजनी का रोल प्ले किया जो असल में एक रोबोट थी लेकिन बाहर से एक परफेक्ट इंडियन बहू जैसे दिखती थी। रजनी का फुल नाम था रैंडमली एक्सेसिबल जॉब्स नेटवर्क इंटरफेस, मतलब एक हाई टेक रोबोट जो इमोशंस, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस सब कुछ में परफेक्ट थी। इस कैरेक्टर को निभाना आसान नहीं था क्योंकि रजनी को हर वक्त एक रोबोट जैसे बिहेव करना होता था, बिना एक्सप्रेशंस के एकदम मैकेनिकल टोन में बात करते हुए। लेकिन रिद्धिमा ने इस रोल को इतनी परफेक्शन से निभाया कि फैंस ने उनकी एक्टिंग और उनकी रोबोट लाइक बॉडी लैंग्वेज को काफी प्रेज किया। उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस, वॉक और डायलॉग डिलीवरी से लिटरली सबको बिलीव करवा दिया कि वो एक मशीन ही है। ये शो 2017 में ऑफ एयर हो गया। फिर 2017 में ही रिद्धिमा पंडित ने सोनी टीवी का शो द ड्रामा कंपनी में परफॉर्म किया और अपना डिजिटल डेब्यू भी इसी ईयर किया वुड की वेब सीरीज यो के हुआ ब्रो से। नेक्स्ट ईयर 2018 में उन्होंने बिग मैजिक के शो दीवाने अनजाने में एक शॉर्ट कैमियो किया एंड फिर रिद्धिमा ने एक और ओल्ड बालाजी की रोमांटिक वेब सीरीज हम आई एम बिकॉज ऑफ अस में लीड रोल प्ले किया जहाँ वो एक सिंपल इनोसेंट गर्ल देबीना कपूर का कैरेक्टर प्ले करती हैं। 2019 में रिद्धिमा ने कलर्स टीवी के पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 9 में पार्टिसिपेट किया जहां उन्होंने काफी डेयरिंग टास्क किए और सेकंड रनर अप बनी। देन रिद्धिमा ने जी टीवी की साइंस फिक्शन शो हैवान द मॉन्स्टर में अमृता शर्मा का रोल प्ले किया। ये शो एकता कपूर के बालाजी प्रोडक्शन का था बट 50 एपिसोड्स के बाद ये ऑफ एयर हो गया। उसके बाद रिद्धिमा ने 2021 में बिग बॉस ओटीटी में एंट्री ली लेकिन वो 18th डे पे ही एविक्ट हो गई। पर रिद्धिमा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका बिग बॉस में जाने का डिसीजन वो काफी रिग्रेट करती हैं क्योंकि उन्होंने बिग बॉस ओटीटी में पार्टिसिपेट अपनी माँ के डिमाइस के कुछ ही टाइम बाद किया जो कि वो टाइम रिद्धिमा के लिए काफी इमोशनली एक टफ फेज था। वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी एंड इसी वजह से उनका एक्सपीरियंस उस शो में इतना पॉजिटिव नहीं रहा। फिर 2024 में रिद्धिमा ने नेटफ्लिक्स फिल्म सिकंदर के मुकद्दर में प्रिया सावंत का रोल प्ले किया। रिद्धिमा पंडित ने अपने करियर में कई प्रोजेक्ट्स किए, टीवी शोज, वेब सीरीज, रियलिटी शोज, इवन अ नेटफ्लिक्स फिल्म, लेकिन उन्हें जो पॉपुलैरिटी और पहचान बहू हमारी रजनीकांत से मिली उस लेवल का फेम फिर दोबारा किसी भी प्रोजेक्ट से रिद्धिमा को नहीं मिल पाई। रजनीकांत में रजनी का एक ऐसा रोल था जो टीवी पे नए तरीके से लिखा गया था और रिद्धिमा ने उसे बहुत ही नेचुरल वे में प्ले किया, लेकिन इसके बाद वो किसी भी मेजर टीवी डेली सोप में दिखाई नहीं दी। 2010 में स्टार प्लस ने 2 कॉन्ट्रास्टिंग शोज लॉन्च किए, साथ निभाना साथियां, जिसके बारे में हिंदुस्तान टाइम्स ने कमेंट करते हुए शो के न्यू कमर्स को तो अप्रिशिएट किया लेकिन शो की स्टाइलिंग, ओवर एक्टिंग और आउटडेटेड सेटिंग को स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज भी किया। वहीं सेकंड शो ससुराल गेंदा फूल जो उसी ईयर लॉन्च हुआ था, जिसपे द हिंदू ने कमेंट किया कि ससुराल गेंदा फूल इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, टिपिकल सास बहू सीरियल से बिल्कुल अलग है जिसमें इमोशंस लाइट हार्टेड और नेचुरल थे। एंड इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसे स्लाइस ऑफ लाइफ लाइट हार्टेड शो बोला और कहा कि इसने टीवी के फॉर्मूला को तोड़ दिया है। सीरियस टॉपिक्स को भी शो ने पॉजिटिव तरीके से दिखाया विद द राइट मिक्स ऑफ इमोशन, ड्रामा और फन। जनवरी 2011 के फर्स्ट वीक में ससुराल गेंदा फूल ने 5.8 टीवीआर के साथ ये शो सेकंड मोस्ट वॉच शो था आफ्टर साथ निभाना साथिया। मतलब उस वक्त ऐसे ऑडियंस थी जो लाइट हार्टेड फैमिली बॉन्डिंग वाले शोज को देखना पसंद करती थी
एंड इसी शो की लीड एक्ट्रेस रागिनी खन्ना, जिन्हें इस शो में इनकी परफॉर्मेंस से काफी अप्रिसिएशन मिला और लोग आज भी रागिनी एंड जय सोनी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को मिस करते हैं और ऐसे शोज को भी जो आज टेलीविजन पे देखने को कम ही मिलते हैं। पर फिर रागिनी खन्ना का सक्सेसफुल करियर आज फेड क्यों हो गया और क्यों एक सुपरहिट शो की पॉपुलैरिटी ने उनकी पर्सनल लाइफ को डीपली इम्पैक्ट किया? तो रागिनी खन्ना ने अपनी एक्टिंग की जर्नी टेलीविजन से शुरू की 2008 में एनडीटीवी इमेजिन के शो राधा की बेटियां कुछ करके दिखाएंगी से, जहाँ रागिनी ने रागिनी शर्मा का रोल प्ले किया। फिर 2009 में रागिनी खन्ना ने एक फैंटेसी बेस्ड शो भास्कर भारती किया, जो काफी यूनिक और चैलेंजिंग था क्योंकि इसमें उन्होंने एक लड़की का रोल प्ले किया जो असल में लड़का था, लेकिन एक मैजिक के चक्कर में वो फीमेल बन जाता है। उसके बाद 2010 में रागिनी खन्ना को टेलीविजन का वो शो मिला जिसने उन्हें इंडियन ऑडियंस में एक अलग ही रिकग्निशन दिलाई, ससुराल गेंदा फूल। इस शो में उनका सुहाना शर्मा का कैरेक्टर काफी रियल, फनी और इमोशनल था। ये रोल उनका ब्रेक थ्रू बना, जहाँ उनकी परफॉर्मेंस, कॉमिक टाइमिंग और जय सोनी के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने उन्हें एक हाउस होल्ड नेम बना दिया और इनकी करियर का ये एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। जब 2021 में ससुराल गेंदा फूल का सीजन 2 आया, जिसमें जय सोनी और बाकी कई ओल्ड कास्ट भी थी, बट ये शो पूरी तरह फ्लॉप रहा एंड 90 एपिसोड्स के बाद ही ऑफ एयर हो गया क्योंकि इस सीजन में सीजन 1 की तरह वो मैजिक नहीं था जो ऑडियंस को शायद इम्प्रेस कर पाए। रागिनी टेलीविजन के साथ साथ उस वक्त फिल्म भी कर रही थी। 2011 में फिल्म तीन थे भाई में उन्होंने गुरलीन कौर का रोल प्ले किया एंड 2013 में वो पंजाबी फिल्म भाजी इन प्रॉब्लम में प्रीत का रोल प्ले करती है। उसके बाद रागिनी 2019 में फिल्म पोशंपा में दिखी, जहाँ फिल्म में उनका परफॉर्मेंस उनकी बबली इमेज से बिल्कुल ऑपोजिट था, जहाँ उन्होंने एक डिस्टर्ब्ड और कोल्ड कैरेक्टर को प्ले किया एंड 2020 में रागिनी फिल्म घूम केतु में सपोर्टिंग रोल में दिखी। उसके बाद रागिनी इंडस्ट्री से पूरी तरीके से दूर हो गई, वो किसी भी फिल्म, वेब सीरीज या टीवी शो में नहीं दिखाई दी। इस सडन ब्रेक के पीछे सबसे बड़ा रीजन था उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स। सुहाना के आइकॉनिक रोल के पीछे एक ऐसी स्ट्रगल छुपी हुई थी जो स्क्रीन पे कभी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसने रागिनी की लाइफ को डीपली इम्पैक्ट किया। लगातार 17-18 आवर्स काम करना, टाइट शेड्यूल्स, प्रॉपर रेस्ट और मील्स के बिना, इसने उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बैडली अफेक्ट किया। रागिनी खन्ना ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया कि जब उनके पास पैसे नहीं थे तब उनके खुद के रिलेटिव्स और फैमिली ने भी उनकी वैल्यू नहीं की और वही वो टाइम था जब उन्हें पैसे कमाने का एडिक्शन लग गया और उन्होंने सोच लिया था कि जब तक बॉडी चलेगी तब तक वो नॉन स्टॉप काम करती रहेंगी। इसलिए रागिनी मंथ की 24 डेज डेली सोप्स और बाकी के 6 दिन रियलिटी शोज में काम करती थी। लिटरली 30 डेज बिना किसी ब्रेक के, उन्होंने अपनी हेल्थ की परवाह किए बिना। मुझे ना पैसा कमाने का जुनून चढ़ गया। मतलब आपके परिवार वाले भी आपके साथ नहीं है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। सिर्फ काम को इम्पोर्टेंस दी, जिसके बाद अब रागिनी खन्ना अपनी हेल्थ और वेलबींग पर ध्यान दे रही हैं। इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में रागिनी आती रहती हैं, बट इंडस्ट्री से फॉर नाउ वो दूर है। जूही परमार टेलीविजन की एक ऐसी पर्सनालिटी है जो 2000 से टेलीविजन की एक इंटीग्रल पार्ट रही हैं, जिन्हें आपने अपने चाइल्डहुड से ही देखा होगा। अपने करियर में उन्होंने कई सुपरहिट शोज किए हैं और अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को एंटरटेन करते हुए वो इंडियन टेलीविजन के लिए एक लॉन्ग लास्टिंग नेम बन गई हैं। जूही परमार ने अपनी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत ईयर 1998 से की थी जी टीवी के शो वो से, जिसमें वो समीधा का रोल प्ले करती हैं। फिर जूही 2 इयर्स के बाद टेलीविजन के शो चूड़िया में दिखी, जहां उन्होंने मेघना का रोल प्ले किया एंड इसी दौरान जूही को अपना फर्स्ट लीड रोल मिला जी टीवी के शो शाहीन में। शो की स्टोरी इन्हीं के कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व होती थी, लेकिन जूही को सक्सेस मिली 2002 में स्टार प्लस के आइकॉनिक शो कुमकुम एक प्यारा सा बंधन से, जहाँ उन्होंने कुमकुम का लीड रोल प्ले किया। ये शो लगभग 7 इयर्स तक चला, जिसमें उन्होंने कुमकुम के अलावा कई अलग अलग कैरेक्टर्स भी प्ले किया। इस शो के टाइम जूही एक हाउस होल्ड नेम बन चुकी थी और अर्ली 2000s में ये टॉप लीडिंग एक्ट्रेसेस में से एक थी। इस शो से जूही की पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया में ही नहीं थी, नेबरिंग कंट्रीज में भी इनके शो की ह्यूज ऑडियंस थी। तो इस पॉपुलैरिटी के कारण जूही को पाकिस्तानी शोज के भी ऑफर्स आते थे एंड इसीलिए जूही ने 2 पाकिस्तानी सीरीज में काम किया, तेरे इश्क में एंड रूखे नैना। 2009 में जब कुमकुम शो एंड हुआ, जूही कई रियलिटी शोज जैसे स्टार वॉइस ऑफ इंडिया, अंतराक्षरी, नच बलिए 3 में होस्टिंग भी कर चुकी हैं। साथ ही जूही ने पति पत्नी और वो, कॉमेडी सर्कस 2, कहो ना यार है, आजा माही वे जैसे कई रियलिटी शोज का पार्ट भी रह चुकी है एंड जूही ने बिग बॉस 5 में पार्टिसिपेट करके उस सीजन की विनर भी बनी है। कुमकुम शो करने के बाद जूही ने सिर्फ रियलिटी शोज में काम किया एंड 2013 में उनकी डॉटर बॉर्न हुई, जिसके बाद वो मैटरनिटी लीव पे थी। देन 2016 में वो कमबैक करती हैं विद कलर्स के शो करमफल दाता शनि से, जहाँ उन्होंने देवी संध्या और छाया का रोल प्ले किया। 2018 में जूही कलर्स
टीवी का एक और शो करती हैं, तंत्र, जो कि एक सुपर नेचुरल शो था। उसके बाद 2020 में जूही जी टीवी का शो हमारी वाली गुड न्यूज शो करती हैं एंड ये उनका लास्ट टेलीविजन शो था। जूही ने अपनी OTT जर्नी भी शुरू की। उन्होंने ये मेरी फैमिली के 3 सीजन्स किए और अब जूही टेलीविजन पे दोबारा कमबैक करना चाहती हैं। अब आप कमेंट में बताओ कि जूही परमार को सास बहू रोल्स के अलावा किस टाइप के रोल्स करने चाहिए। सनाया ईरानी ने टेलीविजन की एक सुपरहिट शो इस प्यार को क्या नाम दूं में अपनी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग से ऑडियंस के बीच एक अलग पहचान बनाई। आज भी लोग उन्हें उसी आइकॉनिक रोल के लिए याद करते हैं, लेकिन वो आज टेलीविजन से दूर क्यों हैं और क्या वजह थी कि वो अपने ही शो के सीक्वल का पार्ट नहीं बन पाई। सनाया ने अपनी करियर की शुरुआत 2006 में यश राज की फिल्म फना से की थी, जहाँ उन्होंने काजोल की एक फ्रेंड महबूबा का छोटा सा रोल प्ले किया था। यही सनाया ईरानी की पहली ऑन स्क्रीन अपीयरेंस भी थी। उसके बाद उन्होंने जगजीत सिंह की म्यूजिक वीडियो तुमको देखा में काम किया। टीवी पे सनाया को पहला मेजर ब्रेक मिला 2007 में, जब उन्होंने स्टार 1 के शो लेफ्ट राइट लेफ्ट में कैडेट समीरा श्रॉफ का रोल प्ले किया। एंड 2008 में सनाया ने शो राधा की बेटियां कुछ करके दिखाएंगी में एक नेगेटिव रोल प्ले किया। उसके बाद सनाया ईरानी को पहली बार लीड रोल मिला 2008 के यूथ बेस्ड शो मिले जब हम तुम, जहां उन्होंने गुंजन भूषण का कैरेक्टर प्ले किया। गुंजन एक शाय, सिंपल और इमोशनल लड़की थी जिसे सनाया ने बहुत ही नेचुरल और रिलेटेबल तरीके से निभाया। उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी मोहित सहगल के साथ काफी पॉपुलर हुई और इसी शो के दौरान दोनों की रियल लाइफ लव स्टोरी भी शुरू हुई। ये शो सनाया की करियर का एक टर्निंग पॉइंट था, जहां उन्हें काफी पॉपुलैरिटी टीवी इंडस्ट्री से मिलने लग गई थी। उसके बाद सनाया ने जरा नच के दिखा, मीठी छुरी नंबर 1, नचले वे विद सरोज खान जैसे कई रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उन्होंने 2011 में स्टार प्लस के कल्ट रोमांटिक शो इस प्यार को क्या नाम दूं में खुशी कुमारी गुप्ता का रोल प्ले किया, जिसमें उनकी जोड़ी वरुण सोपती के साथ आइकॉनिक बन गई। सनाया का खुशी का कैरेक्टर टेलीविजन का वन ऑफ द आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक है, जिसे देखकर ऑडियंस ने काफी एंजॉय किया। उनकी कॉमिक टाइमिंग, इनोसेंस और नेचुरल परफॉर्मेंस की वजह से ये रोल उनके करियर का सबसे मेमोरेबल बन गया और टीवी की एक एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस भी बन गई। 2013 में उन्होंने सोनी टीवी के शो छन छन में एक मॉडर्न गुजराती लड़की का रोल प्ले किया, लेकिन शो TRP और स्क्रिप्टिंग इश्यूज की वजह से ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया एंड शो में उनके ऑपोजिट नए एक्टर फरहान खान को कास्ट किया गया था एंड शो के इनिशियल फेज में ही फरहान खान को रिप्लेस कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने मीडिया में ये क्लेम किया कि उनकी अल्टीमेटली एग्जिट का रीजन उनकी को स्टार सानिया ईरानी थी, लेकिन सानिया ने इस एलिगेशन को ओपनली डिनाई किया। उन्होंने फरहान को सीधे लायर कह दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। 2014 में सनाया ईरानी ने कलर्स टीवी के शो रंग रसिया में पार्वती का रोल प्ले किया ऑपोजिट आशीष शर्मा। ये शो भी 180 एपिसोड्स के बाद ऑफ एयर हो गया। रंग रसिया के बाद सनाया ईरानी किसी भी मेजर फुल फ्लेज फिक्शन टीवी शो में दिखाई नहीं दी। उन्होंने कुछ रियलिटी शोज जैसे झलक दिखला जा और नच बलिए में जरूर पार्टिसिपेट किया, लेकिन डेली सोप्स या लीड रोल से वो धीरे धीरे दूर हो गई। टेलीविजन से ब्रेक लेने के बाद सनाया कई फिल्म्स का पार्ट बनी। उन्होंने 2017 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म डम डम डमरू में काम किया एंड 2017 में टेलीविजन पे इस प्यार को क्या नाम दूं का सीजन 3 आया, जिसका पार्ट वरुण सोपती भी थे, लेकिन सनाया ईरानी इस शो का पार्ट नहीं थी। सनाया ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने मेकर्स के सामने इक्वल पे की डिमांड रखी थी। उनका मानना था कि ओरिजिनल शो इतना आइकॉनिक इसलिए बना क्योंकि दोनों लीड एक्टर्स का कंट्रीब्यूशन था और अगर जोड़ी की सक्सेस दोनों के काम से है तो रेम्यूनरेशन भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन उनकी ये डिमांड एक्सेप्ट नहीं की गई और उनकी जगह शिवानी तोमर को कास्ट किया गया। लेकिन ये शो एडिक्वेट रेटिंग तक नहीं पहुंच पाई, इसीलिए स्टार प्लस ने इसे 70 एपिसोड्स के बाद ऑफ एयर कर दिया। सनाया ने 2019 में विक्रम भट्ट की फीचर फिल्म घोस्ट में लीड रोल प्ले किया। ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी एंड सनाया के ऑपोजिट थे शिवम भार्गव। और अब सनाया गुड फिल्म्स और वेब सीरीज का पार्ट बनना चाहती हैं, लेकिन उन्हें उनके फेयर स्किन के कारण अक्सर वही रोल्स ऑफर होते हैं जो लंदन बेस्ड मॉडर्न या ग्लैमरस इमेज के आसपास होते हैं, जैसे फेयर स्किन सिर्फ एक सर्टेन स्टीरियोटाइप्स के लिए ही फिट होती हो। आपको पता है इस प्यार को क्या नाम दूं शो में सनाया ईरानी के फेयर स्किन के कारण उनका मेकअप स्पेशली डार्क टोन्स में किया जाता था ताकि उनका लुक कैमरा पे ज्यादा बैलेंस लगे, क्योंकि कैमरा और लाइट्स में एक्सट्रीमली फेयर स्किन कभी कभी वॉश्ड आउट लगती है, जिसके चलते मेकअप में ऐसे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। सनाया को अपनी फेयर स्किन टोन की वजह से काफी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी, क्योंकि लोग उन्हें व्हाइट कॉकरोच, व्हाइट लिजर्ड जैसे रूड कमेंट्स करते थे।
ये वाइट वर्ड उनसे कभी डिटैच नहीं हो पाता था। सनाई ने टेलीविजन को कम्प्लीटली क्विट नहीं किया है, वो करना चाहती है बट सिर्फ दिखने के लिए नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अपने करियर के एक ऐसे फेज में है जहाँ क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। इसलिए वो रिपीटेटिव रोल्स नहीं करेंगी, उन कैरेक्टर्स को करेंगी जो उन्हें एक्साइट करे, जिसमें वो एज एन एक्टर ग्रो भी कर पाए। सो आप बताइए, आपने सना ईरानी की कौन सी परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा पसंद किया है? रिसेंटली किया इंडिया के कमर्शियल एड ने कई लोगों की पुरानी मेमोरीज को फ्रेश कर दिया, क्योंकि इस एड में टेलीविजन की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ऑन स्क्रीन पेयर्स सुजल और कशिश इतने इयर्स के बाद एक फ्रेम में नजर आए। इट वाज जस्ट एन एड, बट सीइंग देम टुगेदर अगेन मेड फैंस जेन्युइनली इमोशनल एंड हैप्पी। जब एकता कपूर का शो कहीं तो होगा 2003 में शुरू हुआ था, तब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये शो टीवी का एक कल्ट क्लासिक बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, राजीव खंडेलवाल और आमना शरीफ की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने पूरे ऑडियंस में एक न्यू क्रेज क्रिएट कर दिया। आमना शरीफ जो टेलीविजन के लिए एक अननोन फेस थी, इस शो के बाद वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस बन गई। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग डेब्यू और फैन फॉलोइंग के बाद भी आज आमना शरीफ को इंडस्ट्री में क्यों इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई, एंड कहाँ है वो? तो आमना शरीफ जब अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी, तब उन्हें मॉडलिंग के कई ऑफर्स आते थे। इसके साथ ही आमना ने 2001 में एक म्यूजिक वीडियो दिल का आलम किया, जिसे कुमार सानू ने गाया था। उसके बाद आमना ने लगातार 5 म्यूजिक वीडियोस की। देन 2003 में आमना ने अपना टेलीविजन डेब्यू किया एकता कपूर के शो कहीं तो होगा से ऑपोजिट राजीव खंडेलवाल, जिसमें आमना ने कशिश का रोल प्ले किया। और जब कहीं तो होगा का प्रीमियम हुआ, तो उसने अपने फर्स्ट वीक में 5 TVR का डिसेंट ओपनिंग रेटिंग अचीव की और धीरे धीरे ये शो टॉप 10 प्रोग्राम्स की लिस्ट में एंटर हो गया। 2005 के सेकेंड वीक में इस शो ने एक मैसिव माइलस्टोन अचीव किया, 10.77 टेलीविजन व्यूअरशिप रेटिंग, वो भी तब जब शो रात के 11 बजे टेलीकास्ट हो रहा है। इतना लेट स्लॉट, फिर भी लोग टीवी के सामने सिर्फ इस शो का वेट करते थे। इस शो के बाद राजीव खंडेलवाल और आमना शरीफ दोनों के करियर ने एक नया टर्न लिया। शो की पॉपुलैरिटी ने उन्हें ओवरनाइट सक्सेस दिलाई। राजीव को अपने इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग डिलीवरी से एक यूथ आइकन का स्टेटस मिला, और आमना की सिंप्लिसिटी और ग्रेसफुल परफॉर्मेंस ने उन्हें टीवी की मोस्ट लव्ड एक्ट्रेसेस में इंक्लूड किया गया। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन ऑर्कुट पे सुजल कशिश फैन क्लब थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स के साथ ट्रेंड में था। सुजल कशिश की केमिस्ट्री सिर्फ टीवी स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं थी, उन्हें कई अवार्ड शोज, मैगजीन कवर्स में भी एक साथ फीचर किया गया। राजीव खंडेलवाल और आमना शरीफ को अपने परफॉर्मेंस के लिए कई अवार्ड्स मिले, जिनमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेसेस और बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल जैसे रिकॉग्निशन इंक्लूडेड थे। राजीव खंडेलवाल के 2005 में शो से एग्जिट लेने के बाद इसकी TRP रेटिंग्स लो हो गई। उनकी जगह गुरप्रीत सिंह को कास्ट किया गया, लेकिन ऑडियंस का कनेक्शन उस लेवल पे नहीं बन पाया। देन राजीव के शो छोड़ने के 2 साल बाद मेकर्स ने डिसाइड किया कि शो को एंड कर दिया जाए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग राजीव के जाने के बाद स्टोरी स्ट्रेच्ड लगने लगी थी और उस ओरिजिनल चार्म को मेंटेन करना मुश्किल हो गया था। तो ये शो 2007 में ऑफ एयर हो गया। लेकिन जब सुजल एंड कशिश की केमिस्ट्री की बात आती है, तो आमना के साथ हमेशा राजीव का नेम ही आता है। भले ही राजीव ने शो को 2 साल में ही क्विट कर दिया था, आमना ने इस शो के बाद 2009 में 2 हिंदी फिल्म्स की, आलू चाट जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, एंड आओ विश करें जो एक फैंटेसी कॉमेडी फिल्म थी, एंड 2011 में आमना ने एक और फिल्म की, शक्ल पे मज्जा। आमना की ये तीनों फिल्में उन्हें कुछ खास रिकॉग्निशन नहीं दिला पाई। फिर आमना टेलीविजन पे वापस आती हैं, एंड 2012 में उन्हें सोनी टीवी का शो मिला, होंगे जुदा ना हम, राकेश वशिष्ठ के ऑपोजिट, जिसमें आमना मुस्कान का रोल प्ले करती हैं। ये शो 2013 में ऑफ एयर हुआ। 2013 में ही आमना प्रोड्यूसर अमित कपूर से शादी करती हैं, एंड 2014 में आमना ने एकता कपूर की प्रोड्यूस्ड फिल्म एक विलन में सुलोचना का कैरेक्टर प्ले किया, ऑपोजिट रितेश देशमुख। उसके बाद आमना ने मैटरनिटी लीव ली और इंडस्ट्री से ब्रेक लेने के बाद वो 2019 में अगेन टेलीविजन पे कमबैक करती हैं एकता कपूर के पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी की सीजन 2 के थ्रू, जहां उन्होंने कमौलिका का रोल प्ले किया, जो पहले हीना खान प्ले कर रही थी। इसके बाद दोबारा आमना 2 इयर्स के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं करती, एंड 2022 में इनकी 2 वेब सीरीज आई, डैमेज 3 एंड आधा इश्क, एंड 2022 के बाद आमना किसी भी वेब शो, फिल्म में नजर नहीं आई है। बस रिसेंटली वो राजीव खंडेलवाल के साथ एक कमर्शियल एड में दिखी। आमना को इंडस्ट्री में 22 इयर्स हो गए, बट आज भी वो मेजरली अपने फर्स्ट शो के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा उनके बाकी शोज और फिल्म्स इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहे जो कशिश जैसे कैरेक्टर को ओवरशैडो कर सके। आमना ने खुद भी कहा है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ की उन्हें एक्सपेक्टेशन थी, वो उन्हें नहीं मिल पाई। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि कई वेब शोज का वो पार्ट बनना चाहती थी, बट उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता था क्योंकि वो टीवी से हैं, जो उनकी करियर के लिए एक डिसअपॉइंटिंग फेज भी रहा है। और आज ऐसा लगता है कि जैसे वो इंडस्ट्री से कहीं मिसिंग सी हो गई।
गई हैं। आमना सोशल मीडिया और इंटरव्यूज में एक्टिव रहती हैं, लेकिन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज के कारण उन्हें स्क्रीन पे वापस आने का मौका नहीं मिल पा रहा है। आपको क्या लगता है, व्हाट वेंट रॉन्ग इन हर करियर? रति पांडे, इन्हें आपने हिटलर दीदी, शादी मुबारक, मिले जब हम तुम जैसे पॉपुलर शोज में देखा है, बट क्या रीजन है कि इतने पॉपुलर शोज का पार्ट रहने के बाद भी उनका नाम आज के मेन स्ट्रीम टीवी प्रोजेक्ट्स में कम सुनाई देता है? तो रति पांडे ने अपना करियर 2006 में रियलिटी शो आइडिया जी सिने स्टार्स की खोज से स्टार्ट किया था। उसके बाद उन्होंने सोनी टीवी के क्राइम थ्रिलर CID और सहारा 1 के हॉरर शो रात होने को है में भी अपीयरेंस दी। बट रति का प्रॉपर टेलीविजन जर्नी शुरू हुआ स्टार 1 के शो शादी स्ट्रीट से, जिसमें उन्होंने लीड रोल नंदिनी का कैरेक्टर प्ले किया। 2008 में रति पांडे को मिला उनका ब्रेक थ्रू रोल स्टार 1 के यूथ शो मिले जब हम तुम में, जहां वो एक बबली फुल ऑफ लाइफ गर्ल थी, जिसे वो फैंस ने बहुत पसंद किया। रति का कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया था, जब मेकर्स ने उनका कैरेक्टर शो से हटा दिया तो फैंस के स्ट्रॉन्ग डिमांड पे उन्हें फिर से शो पे वापस लाना पड़ गया। इस शो के बाद रति ने कुछ रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया। फिर 2011 में रति की करियर का एक और टर्निंग पॉइंट आया, जब उन्होंने ZTV के शो हिटलर दीदी में लीड रोल प्ले किया, जहां वो इंदिरा शर्मा का बोल्ड और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करती हैं, जिसे उनके फैंस ने काफी पसंद किया। हिटलर दीदी रति के करियर का सबसे इम्पैक्टफुल शो था, क्योंकि इसमें उन्होंने एक नहीं बल्कि मल्टीपल लेयर्ड कैरेक्टर्स प्ले किए। और वहीं जब ये शो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दिखाया गया तो उसके टाइटल को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। यूनाइटेड स्टेट्स में सिविल राइट ग्रुप एंटी डिफेमेशन लीग ने ZTV से रिक्वेस्ट किया कि शो के नेम से हिटलर वर्ड हटा दिया जाए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ग्लोबल ऑडियंस स्पेशली जूइश कम्युनिटी के लिए ये ऑफेंसिव था। लेकिन ZTV के स्पोक पर्सन ने क्लैरिफाई किया था कि शो का टाइटल रियल हिटलर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि लीड कैरेक्टर इंदिरा शर्मा के स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन नेचर को हाईलाइट करता है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में कभी इस नाम को लेकर कोई कंप्लेन नहीं हुई, लेकिन फिर इंटरनेशनल बैकलैश के बाद नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में इस शो का नाम बदलकर जनरल दीदी रख दिया गया। फिर 2014 में जब ये शो अरब कंट्रीज में डब करके दिखाया गया तो वहां भी एंटी डिफेमेशन लीग ने दोबारा अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की। हिटलर दीदी के बाद रति पांडे ने अपने करियर को कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू किया। उन्होंने बेगूसराय जैसे ड्रामा बेस्ड शो और तेनालीराम जैसे हिस्टोरिकल कॉमेडी में भी काम किया। उसके बाद रति पोरस जैसे एक्शन बेस्ड पीरियड ड्रामा में भी नजर आई, लेकिन उनका नेक्स्ट मेजर कमबैक आया 2020 में स्टार प्लस के शो शादी मुबारक के थ्रू। इस शो में रति ने प्रीति जिंदल का रोल प्ले किया, एक मैच्योर, ग्रेसफुल और इमोशनली लेयर्ड कैरेक्टर जो ऑडियंस ने काफी पसंद किया। एंड ये शो उनका एक सक्सेसफुल कमबैक था, लेकिन पैंडेमिक और इंटरनल चेंजेस के कारण इसका रन टाइम लिमिटेड रहा। लेकिन शादी मुबारक के बाद से रति टेलीविजन पे ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गई। 2022 में रति ने डिजिटल सीरीज आशिकाना में मिसेस चौहान का रोल प्ले किया, और उसके बाद वो एक यूनिक ऑडियो वेब सीरीज इंस्टा एम्पायर भी करती हैं अर्जुन बिजलानी का ऑपोजिट। और रति कई इंटरव्यूज में ये बात कह चुकी हैं कि वो सिर्फ सिलेक्टिव रोल्स लेना चाहती हैं और रिपीटेटिव और रिग्रेसिव कंटेंट का पार्ट नहीं बनना चाहती। इन सभी एक्ट्रेसेस ने अपने करियर में एक ऐसे इम्पैक्टफुल रोल्स किए हैं जिससे एक बेंचमार्क सेट हो चुका है, जिन कैरेक्टर्स के जरिए ऑडियंस ने इन्हें इतना पसंद किया कि इन्हें कोई भी नया प्रोजेक्ट मिलता है तो ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन भी वही होता है कि रोल इम्पैक्टफुल हो, कहानी में डेप्थ हो। आज भी लोग शिवांगी जोशी को सबसे पहले नायरा के कैरेक्टर के लिए ही जानते हैं, और वही उनके करियर का सबसे सक्सेसफुल और आइकॉनिक शो था। उसके बाद जो शोज शिवांगी ने किए, जैसे कि बालिका वधू 2, बरसाते, ना तो ये नायरा के कैरेक्टर को ओवरशैडो कर सके और ना ही ये शोज ज्यादा वक्त तक चल पाए। सो टेलीविजन पे जो मोस्टली शोज आ रहे हैं आजकल, सबको पता है कहानी कमजोर है, कैरेक्टर्स में डेप्थ नहीं है, और शो यूं ही आके यूं ही चले जाते हैं, ऑडियंस को पता भी नहीं चलता। तो अगर हिना खान, जेनिफर विंगेट, पूजा शर्मा, रिद्धिमा पंडित, रति पांडे या रागिनी खन्ना जैसे स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेसेस ऐसे शोज में नजर आएंगी जिनका ना स्टोरी स्ट्रॉन्ग है ना कैरेक्टर, तो ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगी, क्योंकि एंड में स्टोरी ही ऑडियंस को एंगेज करती है। इसी वजह से ये सभी एक्ट्रेसेस अपने हर प्रोजेक्ट को बहुत ही केयरफुली चूज करती हैं, क्योंकि एक रॉन्ग चॉइस उनकी बिल्ड इमेज को डाइल्यूट कर सकता है। जैसे मैडम सर के बाद गुल्की जोशी और युक्ति कपूर टिपिकल रोना धोना वाले रोल्स नहीं कर सकती, वैसे जेनिफर अब सरस्वती चंद्र जैसे सॉफ्ट रोल्स में फिट नहीं बैठती, क्योंकि उन्होंने एक डार्क और कॉम्प्लेक्स इमेज बिल्ड कर ली है। ये सब एक्ट्रेसेस अब एज एन एक्टर ग्रो कर चुकी हैं, और उनका कमबैक भी तभी इम्पैक्टफुल होगा जब उन्हें वैसे ही सॉलिड और यूनिक रोल्स मिलेंगे। लेकिन आज के टाइम में टेलीविजन पर वैसे शोज बन ही कहाँ रहे हैं, बहुत ही कम मेकर्स बचे
बचे हैं जो बेहद, हिटलर दीदी, बहू हमारी रजनीकांत जैसे एक्सपेरिमेंटल शोज बनाते हैं। इफ यू रिमेम्बर, जी टीवी पे एक शो आता था, अफसर बिटिया। उस शो का कॉन्सेप्ट इतना अलग और इंस्पायरिंग था कि आज उस टाइप के शोज बनते ही नहीं। एंड स्टार प्लस पे भी एक शो आया था, क्या कसूर है अमला का। मैंने ये दोनों शोज देखे हैं एंड आई जस्ट लव देम। अभी तक के ज्यादातर शो सिर्फ टीआरपी बेस्ड कंटेंट पे चलता है। हर शो में वही रिपीटेड फॉर्मूला, वही स्टीरियोटाइप। कहानियों में ओरिजिनलिटी और फ्रेशनेस की जगह घिसे पिटे ट्रैक्स आ गए हैं। टेलीविजन ने अब क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस करना शुरू कर दिया है। पहले शोज मंडे टू थर्सडे आते थे, अब मंडे टू संडे तक चल रहे हैं। इससे न सिर्फ राइटिंग कॉम्प्रोमाइज होती है, बल्कि एक्टर्स पे भी प्रेशर बढ़ता है। रोज शूट करना, टाइट डेडलाइंस, एंडलेस आवर्स। Capital, that goes ahead of creativity, then it becomes a little unsatisfactory, and the characters start overliving their span. The quality of writing goes really down. तो फिर ये एक्सपीरियंस एक्टर्स क्यों वापस आना चाहेंगे टीवी पे? पहले के जमाने में लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शंस थे, इसलिए टीवी देखते थे एंड वो शोज भी चल जाते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। लोगों के पास ओटीटी, फिल्म्स, यूट्यूब, वेब कंटेंट का वाइड रेंज है। अब ऑडियंस भी टाइम इन्वेस्ट तभी करेगी जब कंटेंट वर्थ हो। कुछ टाइम पहले कलर्स टीवी पे एक शो आया था, अपोलिना। प्रोमो देख के लगा था कि कॉन्सेप्ट काफी फ्रेश और इंस्पायरिंग है। ऑडियंस भी जेन्युइनली एक्साइटेड थी। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी, सब कुछ बदल गया। सपना था एस्ट्रोनॉट बनने का और बना दिया गया एक मेलोड्रामेटिक बहू। कहानी ड्रीम गोल से भटककर लव ट्रायंगल, सास बहू ड्रामा और प्लॉटिंग एक्सपोजिंग तक लिमिटेड रह गई, सिर्फ टीआरपी के लिए। यही रीजन था कि ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जिसके लिए ये शो देखना शुरू किया था उसमें वो चीज थी ही नहीं। दूसरी तरफ एक और शो है अनुपमा। वहाँ हर दूसरे महीने में अनुपमा का नया सफर शुरू हो जाता है। फिर भी ये चल रहा है क्योंकि एक ऑडियंस का ग्रुप है जो उसे देख रही है। तो टीवी पे काफी ऐसे शोज आए हैं जो इनिशियली सोशल चेंज दिखाने के लिए बने थे, बट इवेंचुअली उनकी स्टोरी लाइन टीआरपी रेस और मेलोड्रामा में उलझ गई और ओरिजिनल मैसेज समवेयर गॉट लॉस्ट। टेलीविजन एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है। ये हर छोटे से छोटे टाउन तक पहुंचता है जहां ओटीटी या यूट्यूब का एक्सपोजर लिमिटेड हो सकता है। इसीलिए टीवी इंडस्ट्री को अपने पैटर्न्स को बदलना होगा। वही पुरानी कहानियां, वही लव ट्रायंगल, वही किचन पॉलिटिक्स, ये सब अब ऑडियंस को बोरिंग लगने लगा है। मोर देन 20 ईयर्स तक सेम ही चल रहा है। जो 90s की किड्स हैं, उन्होंने हसरते, हम पांच, स्वाभिमान, सैलाब, शांति जैसे कई शोज जरूर देखे होंगे और इन सब शोज में रियल ह्यूमन इमोशन, डिफरेंट सब्जेक्ट्स और ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग थी। आज के टीवी शोज में ना ही वैसे राइटर्स बचे हैं और ना ही वैसे मेकर्स। इन 90s के शोज ने ऑडियंस को सिर्फ रुलाया नहीं बल्कि सोचना भी सिखाया था। इन सारे शोज में सेंसिटिव सोशल इश्यूज, रियल इमोशंस और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स दिखते थे, वो भी बिना ओवर द टॉप मेलोड्रामा के। और पहले जब मेलोड्रामा नहीं था तब फिल्म और टीवी के बीच कोई बड़ी लाइन भी नहीं थी। तब करिश्मा कपूर हो या अरबाज खान, अपने करियर की पीक पे भी उन्होंने एक टीवी शो किया है क्योंकि कंटेंट स्ट्रॉन्ग होता था, कॉन्सेप्ट क्लियर होता था। लेकिन आज टीवी का कंटेंट ही इस तरह का बन गया है कि टीवी एक्टर्स और फिल्म एक्टर्स के बीच में एक गैप सा आ गया है। Whenever we do natural acting, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या कोई बोलेगा नहीं इसको थोड़ा और लाउड कीजिए और थोड़ा लाउड कीजिए, वो लाउड करते करते वो एक टैग लग जाता है टेलीविजन एक्टिंग। और इसीलिए आज टीवी एक्टर्स को लगता है कि अगर उन्हें मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल रोल्स चाहिए तो ओटीटी या वेब शोज ज्यादा सेफ ऑप्शन है। कम से कम रोल्स छोटे होंगे बट कंटेंट तो डिफरेंट होगा और कुछ नया करने को मिलेगा। So yeah, that's it for today. I hope you liked the video and what do you think about it? Let me know in the comment.